स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट के बारे में कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। एक्चुअली ये एक सीरीज़ है। इस सीरीज़ में हम लोग जितने भी वीडियोस होंगे, जितने भी हमारे सीरीज़ के वीडियोस होंगे, उनमें हम लोग सारे पर्यावरण से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं इम्पोर्टेंट, उन सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर कर रहे होंगे। और ये जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें पर्यावरण या फिर ये इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी पूछा जाता है, वो सारा का सारा इसमें कवर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करी जाए पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट जो है एक फ्रेंच वर्ड एनवायरनर से बना है। ठीक है, ये फ्रेंच वर्ड है। अब इस वर्ड का मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मतलब होता है घिरा हुआ या फिर घेरना। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे यही पूछ लेगा कि इन्वायरमेंट जो है कहाँ से इन्वायरमेंट की उत्पत्ति हुई है, इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो हमारा आंसर रहेगा ये एक फ्रेंच वर्ड एनवायरनर से बना है, जिसका अर्थ होता है हिंदी में घिरा हुआ या फिर घेरना या फिर सराउंडिंग भी होता है। ठीक है, आगे बात करें किसी जीव के चारों ओर, अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसका डेफिनेशन होगा कि किसी जीव के चारों ओर से घिरे भौतिक यानी कि जैविक तथा अजैविक वातावरण को पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई जीव है, ठीक है, इसके चारों ओर से घिरे भौतिक, जिसमें हमारा जैविक भी आ जाता है और अजैविक भी आ जाता है, वो वातावरण क्या कहलाता है? हमारा पर्यावरण कहलाता है। अगर पर्यावरण का जो हमारा हिंदी वर्ड है पर्यावरण, इसका संधि विकसित किया जाए तो परिधन आवरण, इसका संधि विकसित होता है परिधन आवरण। ठीक है, अब परि का मतलब क्या होता है? परि का मतलब होता है चारों ओर। ठीक है, परि का मतलब होता है चारों ओर, हिंदी में बात कर रहे हैं। और आवरण का मतलब होता है सराउंडिंग, यानी कि जो घेरा हो। यानी पर्यावरण का अर्थ हिंदी में निकाला जाए तो पर्यावरण का अर्थ हिंदी में क्या होगा? वह वातावरण जो हमें चारों ओर से घेरा हुआ है। ठीक है, वह वातावरण जो हमें चारों ओर से घेरा हुआ है क्या कहलाएगा? पर्यावरण कहलाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा पर्यावरण का डेफिनेशन। अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ ईवीएस, यानी कि पर्यावरण के घटकों के बारे में बात करते हैं। कंपोनेंट्स क्या क्या हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। पहला जो है वो नेचुरल कंपोनेंट हो जाएगा, नेचुरल, और दूसरा हो जाएगा हमारा आर्टिफिशियल या फिर ह्यूमन मेड, यानी कि मानव निर्मित। इसको ह्यूमन मेड लिखते हैं, ह्यूमन मेड। ठीक है, ह्यूमन मेड कंपोनेंट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेचुरल पहले ह्यूमन मेड कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। तो ह्यूमन मेड कंपोनेंट में हमारा क्या क्या आ जाएगा? जैसे बांध, सीधा मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी मैं इसको डिफाइन भी करूँगा। भवन, ठीक है, यानी कि बांध क्या है, भवन क्या है? बांध ये मछलियों के लिए या फिर जो जलीय जंतु रहते हैं उनके लिए पर्यावरण का काम करेगा। भवन या फिर घर जो हम लोग के लिए, हमारे चारों ओर का जो सराउंडिंग रहता है, हमको जो हमारे चारों ओर का वातावरण क्या है? घर। ठीक है, उसी तरीके से सड़क, ये सब क्या है? ये सब मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं। ठीक है, पुल भी ले सकते हैं, तो ये सब मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? ह्यूमन मेड कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। अब बात करें नेचुरल कंपोनेंट की, तो नेचुरल कंपोनेंट को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। पहला है बायोटिक और दूसरा है एबायोटिक। बायोटिक और एबायोटिक यानी कि जैविक, हिंदी में बोला जाए तो जैविक घटक, और ये अजैविक घटक। मैं लिखने पे थोड़ा सा कम फोकस करूँगा और बोलने पे मेरा ज़्यादा ध्यान रहेगा, तो आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा, उसमें आपको ज़्यादा क्लियरेंस मिलेगा। ठीक है, तो जैविक घटक की बात करें तो जैविक घटक में जितने भी सजीव होते हैं वो आ जाएंगे, जिसमें हमारा पेड़ और क्या कहते हैं जंतु दोनों आ जाते हैं। ठीक है, जिसमें जंतु यानी कि जैसे हम लोग हो गए और पादप, ये सब सजीव में सम्मिलित होंगे, और ये सब बायोटिक कंपोनेंट के पार्ट हैं या फिर बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अच्छा, सजीव को पहचानेंगे कैसे? सजीव का लक्षण क्या है? सजीव वो जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, वो क्या होता है? हमारा सजीव होता है। ठीक है, सजीव की प्रॉपर्टी क्या होती है? हमेशा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। ग्रोथ हमेशा नहीं होती है, डेवलपमेंट लेकिन हमेशा होती रहती है। ठीक है, और सजीव के साथ साथ क्या होते हैं इसमें? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव किस में आएंगे? ये हमारे बायोटिक कंपोनेंट में ही आएंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
ठीक है। तो बायोटिक कंपोनेंट में सजीव आ जाएंगे, सजीव के अंतर्गत हमारा जंतु, पादप ये सब आ जाएंगे, और सूक्ष्म जीव भी बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आएगा, ठीक है। सूक्ष्म जीव ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सूक्ष्म जीव जो है किस कंपोनेंट यानी किस घटक के अंतर्गत आएगा, वो आएगा हमारा बायोटिक। अब बात करते हैं अजैविक घटक के बारे में बात करते हैं। तो इसमें निर्जीव, जितनी भी निर्जीव वस्तुएं रहेंगी वो इसके अंतर्गत आएंगी, जैसे प्रकाश निर्जीव हो और नेचुरल हो, ठीक है। प्रकाश हमारा क्या है, नेचुरल है। मिट्टी भी क्या है, नेचुरल है, मैन मेड तो है नहीं। वायु हो गया, और साथ में जल, पर्वत, ये सब क्या है, जल, पर्वत और तापमान, और बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। किसके, ये अबायोटिक कंपोनेंट के, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो हमने कैटेगराइज किया था, जो कंपोनेंट ऑफ ईवीएस, यानी कि हमारे पर्यावरण में कितने कंपोनेंट हैं। तो सबसे पहले दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, ह्यूमन मेड और नेचुरल। ह्यूमन मेड की बात करें जाए तो बांध हमने बनाया है, यानी कि मानव ने बनाया है, भवन, सड़क, पुल, ये, ठीक है। और बायोटिक और अबायोटिक नेचुरल कंपोनेंट को दो भागों में बांटा गया है। बायोटिक में सजीव वस्तुएं और सूक्ष्म जीव आएंगे, अबायोटिक में निर्जीव वस्तुएं आएंगे, ठीक है। और जो प्राकृतिक है वो सब, जैसे हमारा मिट्टी, वायु, तापमान, जल, पर्वत, ये सब आता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग डिटेल में बात करते हैं। तो जैसा कि हमने बायोटिक कंपोनेंट के बारे में बात किया, तो बायोटिक कंपोनेंट दो तरीके के होते हैं। कौन से, दो तरीके कह रहा हूँ, पादप और जंतु या फिर सूक्ष्म जीव, ये तीन बायोटिक कंपोनेंट के बारे में मैंने बताया। अब प्लांट्स के बारे में बात करें तो प्लांट्स क्या है, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो सब। अच्छा, जो प्लांट्स होते हैं, सारे के सारे प्लांट्स कैसे होते हैं, सारे नहीं, जितने भी प्लांट्स हमारे सराउंडिंग में हैं वो सब कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, यानी अपना भोजन खुद से बनाते हैं प्रकाश की सहायता से, ठीक है। इनको किसी की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग एनिमल हो गए, और ह्यूमन, ये सब क्या है, ये एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। तो स्वपोषी हैं कौन, हमारे प्लांट्स, और एनिमल्स या फिर ह्यूमंस कैसे हैं, परपोषी हैं, इसको हेट्रोट्रॉप्स कहेंगे, और ये ऑटोट्रॉप्स, ये हेट्रोट्रॉप्स। और वही बात करें सूक्ष्म जीवों की, सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये जो है, ये मृत पौधे और जानवरों का जो सड़ा गला होता है, ठीक है। तो ये जैविक, जितने भी जैविक होंगे यानी कि एनिमल या फिर प्लांट्स, इनका जो भी सड़ा गला या फिर वियोजित चीज़ होता है वो उसको खाते हैं, या फिर ये कह सकते हैं ये पौधों और जंतुओं का जो सड़ा गला, उनको सड़ा गला करके और वियोजित करके अपना भरण पोषण करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करी जाए तो हमारा बैक्टीरिया हो जाएगा, फंगाई हो जाएगा, ठीक है, बैक्टीरिया हो जाएगा, फंगाई यानी कि कवक। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जांपल बताने जा रहा हूँ। वायरस भी क्या है, वायरस भी एक सूक्ष्म जीव है, ठीक है, लेकिन ये जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, जैविक घटक के अंतर्गत नहीं रखेंगे, ये जैविक घटक के अंतर्गत नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये सजीव की तरह भी व्यवहार करता है और निर्जीव की तरह भी व्यवहार करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग जैविक घटक के अंतर्गत नहीं रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सजीव कब होगा, निर्जीव कब होगा, वायरस की बात हो रही है। सजीव, जब वायरस किसी सजीव वस्तु के संपर्क में आएगा तो वो जिंदा हो जाएगा, वो भी सजीव हो जाएगा। और जब वायरस सजीव के संपर्क में नहीं है, यानी कि किसी निर्जीव के संपर्क में या फिर सजीव के संपर्क में नहीं है, तो वो कैसा रहेगा, वो मृत रहेगा, यानी कि वो मरा हुआ रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये हेट्रोटॉप्स यानी कि जो हमारा परपोषी है, कौन, एनिमल और ह्यूमन, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल हमको याद रखना है, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये क्या है, ये एक पादप है, ये एक जंतु है, लेकिन ये क्या है, ये स्वपोषी है। जंतु होने के बावजूद क्या है, ये एक स्वपोषी है, ठीक है। तो ये एक अपवाद है, किसका अपवाद है, ये एनिमल या फिर ह्यूमन की कैटेगरी का ये एक अपवाद है, ठीक है, क्योंकि ये एक स्वपोषी है। तो आई होप आप लोग को ये वाला पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा बायोटिक कंपोनेंट के बारे में।
ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग भौतिक घटक के बारे में बात करते हैं। भौतिक घटक के बारे में बात करते हैं, यानी कि फिजिकल कंपोनेंट। इसमें क्या है, इसमें हम लोग अबायोटिक कंपोनेंट, यानी कि जो हमारा डिस्कस किया था हमने वो आ जाएगा, अबायोटिक कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट हम लोगों ने क्या बात किया था, जल, तापमान, वायु और मृदा, पर्वत, ये सब बात किया था। ठीक है। ठीक। तो यहाँ पर जैसे जल हो गया, ठीक, हमारे रहने के लिए आवश्यक होता है जल। वायु भी हमारे लिए काफ़ी आवश्यक है। ठीक है। और स्थल भी तो आवश्यक है। ठीक है। तो ये तीन चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है। तो अगर केवल हमारे पास जल रहेगा तो क्या हम लोग जीवित रह सकते हैं? तो केवल अगर जल है तो जीवित नहीं रह सकते, हमको वायु भी चाहिए और स्थल भी चाहिए। अगर केवल वायु है, जल नहीं है, स्थल भी नहीं है, तो क्या हवा में तैरेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमको वो केवल वायु के साथ भी जिंदा नहीं रह सकते, केवल जल के साथ भी जिंदा नहीं रह सकते। और अगर केवल ज़मीन रहे, जल ना रहे, वायु ना रहे, तो भी कोई मतलब नहीं है। तो इन तीनों का होना एक साथ बहुत आवश्यक है। जैसे ये हमारा जल है, वाटर कह लीजिए, और ये हो गया हमारा स्थल, यानी कि लैंड कह लीजिए, एल फॉर लैंड, और ये वायु यानी कि एयर। ठीक है। जब ये तीनों मिलते हैं, जो तीनों का ओवरलैप वाला एरिया रहता है, तीनों का जो ओवरलैप वाला एरिया होता है, ये वाला एरिया, ठीक है, तीनों का जो ओवरलैप वाला एरिया है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? यहीं पे जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ पर तीनों मिल जाएगा, जल भी मिल जाएगा, वायु भी मिल जाएगा और स्थल भी मिल जाएगा। तो यही वाला जो एरिया है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? बायोस्फीयर कहेंगे। ठीक है। तो बायोस्फीयर क्या रहेगा हमारा? जहाँ पे जीवन संभव रहेगा। ठीक, जीवन संभव है कहाँ पे? बायोस्फीयर। और जहाँ पे तीनों उपस्थित है, वाटर भी है उपस्थित, लैंड भी उपस्थित है और एयर भी उपस्थित है। ठीक है। अब बात करते हैं वायुमंडल की। अब बात करेंगे हम लोग वायुमंडल की, यानी कि एटमॉस्फेयर। स्पेलिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, आई होप आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलिए बात करते हैं हम लोग वायुमंडल के बारे में। तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक आवरण होता है, जिसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। जैसे हमारा ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, इसके चारों ओर गैसों का एक आवरण है। ठीक है। जो गैस, जितने भी गैसें हैं, ठीक है, जो किससे प्रभावित हैं? जो अर्थ से प्रभावित हैं। यानी अर्थ क्या करता है? अर्थ एक फोर्स लगाता है, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जिससे वो अपनी ओर सारी वस्तुओं को खींचता है। ठीक है। तो वो सारी गैसें जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से प्रभावित हैं, वो वायुमंडल के अंतर्गत आएंगी। ठीक है। या फिर इसको अगर से सोफिस्टिकेटेड वे में डेफिनेशन कहना हो, तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। और गैसों को जरूरी नहीं कि केवल गैस ही हो, गैस के साथ साथ हमारे धूल के कण हो सकते हैं। ठीक है। भाप, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो ये हमारा डेफिनेशन आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। एक बार मैं और बता दे रहा हूँ, जो परिभाषा है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अच्छा, वायुमंडल पाया किस लिए जाता है? जैसा कि मैंने बताया, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा, सॉरी, अगर से ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है तो ये धूल के कण, यानी कि जो गैसें हैं, इसको आकर्षित कर पाएगा क्या पृथ्वी? नहीं कर पाएगा। तो जो वायुमंडल होता है, और यही सब मिलकर के वायुमंडल बनाते हैं। तो वायुमंडल जो है, वायुमंडल का होना किसके कारण है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक है। वायुमंडल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पाया जाता है। ठीक है। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। अब वायुमंडल के संगठन के बारे में बात कर लें। वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें क्या क्या पाई जाती हैं? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नाइट्रोजन की। सबसे अधिक पाया जाता है 78%। ठीक है, 78% पाया जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन,
प्राणदायिनी वायु या फिर प्राणदायिनी गैस कहा जाता है 20.9%, यानी कि अप्रॉक्सीमेट बात करी जाए तो 21% होता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे आर्गन, एक अक्रिय गैस है, ठीक है। ये तीसरे नंबर पे पाया जाता है, यानी कि तीसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस है 0.9%। फिर उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है कार्बन, ये पाया था 0.03%, ठीक है। कार्बन, ऑक्सीजन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। कार्बन भी इंपॉर्टेंट है। कार्बन कैसे इंपॉर्टेंट है? कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और ये क्या कहते हैं, ये पेड़ों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेड़ क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना फूड बनाते हैं। आगे हम लोग इसको और बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो संगठन की बात करी जाए, वायुमंडल के संगठन की, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन, ये मेन गैसेस हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों यूज़ होता है? पेड़ अपना क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। जो पेड़ हैं अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, ठीक। और फिर भोजन बनाने के बाद ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, ठीक है। आगे इसके बारे में बात करेंगे जब हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्वेश्चन ये है कि जब पौधे श्वसन करते हैं, पौधे जब श्वसन करते हैं, श्वसन के समय कौन सी गैस इनहेल करते हैं, कौन सी गैस लेते हैं, कह सकते हैं कौन सी गैस लेते हैं, ठीक है, कौन सी गैस लेते हैं। ऑप्शन में 2 ही रखूँगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। चलिए 3 ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, और चौथा ऑप्शन ले लीजिए नन ऑफ दिस, ठीक है। एक ही ऑप्शन है जिसमें से नन ऑफ दिस नहीं है। मैं आपको पहला हिंट दे रहा हूँ। चलिए पहला, दूसरा, तीसरा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इसका आंसर कौन सा सही है, ठीक है। श्वसन करते समय कौन सी गैस लेते हैं, ठीक है। इसका आंसर मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं, एटमॉस्फेयर को थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं अच्छे तरीके से। तो जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल जैसा कि मैंने बताया, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक आवरण है, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया है, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर जो भी आवरण है, इसको कुछ लेयर्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। और वो लेयर, उस लेयर का इम्पोर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है, और उस लेयर के जो नाम है वो मैं अभी बता दे रहा हूँ, लेकिन इसके बारे में डिटेल डिस्कशन अगली वीडियो में होगा। वो लेयर कौन कौन से हैं? पहला जो हमारा क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर, दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल है, स्ट्रेटोस्फेयर। मैं एक बार फिर से कह दे रहा हूँ, आप लोग स्पेलिंग में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा प्लीज़। यहाँ पे स्पेलिंग तो मेरी सही है, लेकिन यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा डैमेज हो जा रहा है, ठीक है। तीसरा जो लेयर आएगा वो आएगा हमारा मध्य मंडल यानी कि मेसोस्फेयर। चौथा जो है वो आयन मंडल यानी कि आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर, इसको थर्मल स्फेयर भी कहते हैं, थर्मोस्फेयर, ठीक है। और पांचवा है एक्सोस्फेयर यानी कि बहिर्मंडल या फिर वायुमंडल कह लीजिए, एक ही बात है, एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो ये 5 लेयर में बांटा गया है पृथ्वी के वायुमंडल को, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर से आप लोग को ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके शेयर करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।